नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि अयोध्या से सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से सामने आई है, जहां पर थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से सामने आ रही है, जहां थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे हैं और फैजाबाद पहुंचे हैं। वो फैजाबाद में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर पहुंचेंगे नरवणे। शताब्दी वर्ष बना रहा है डोगरा रेजिमेंट सेंटर, जहां कार्यक्रम में शरीक होने के लिए नरवणे पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम में शरीक होंगे जल्द ही मनोज मुकुंद नरवणे। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से, कलर प्रोजेक्शन में भी शरीक होंगे नरवणे और इसी के साथ ही कलर प्रोजेक्शन में शरीक होंगे और बड़े कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आपको बता दें कि थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद पहुंचेंगे फैजाबाद और एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर पहुंचेंगे नरवणे और कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, कलर प्रोजेक्शन में भी शरीक होंगे और शताब्दी वर्ष बना रहा है डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, जिसके कार्यक्रम में नरवणे शामिल होने के लिए पहुंचेंगे जल्द ही फैजाबाद। कार्यक्रम में शरीक होंगे मनोज मुकुंद नरवणे। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बदायूं से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर वागिश पाठक भाजपा से निर्विरोध एमएलसी बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बदायूं से एमएलसी चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले कि एक तरफ प्रतिद्वंद जारी है, लेकिन इसी बीच बदायूं से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निर्विरोध प्रत्याशी जो है एमएलसी के लिए चुने जा चुके हैं। सपा प्रत्याशी सिनोद को उन्होंने हरा दिया है और आपको बता दें कि जिले से 2 प्रत्याशियों ने ही आवेदन भरा था, जिनमें से एक निर्विरोध एमएलसी जीत चुके हैं। और बता दें आपको, बीजेपी से बागिश पाठक, सपा से सिनोद शाक्या ने आवेदन दायर किया था और अब एमएलसी बने हैं सपा प्रत्याशी। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी सिनोद शाक्या ने नाम वापस ले लिया है और बदायूं जिले से एमएलसी के लिए सिर्फ 2 ही प्रत्याशियों ने आवेदन किया था और भाजपा से बागिश पाठक, सपा से सिनोद शाक्या ने आवेदन किया था। सपा प्रत्याशी सिनोद शाक्या ने नाम वापस लिया और भाजपा प्रत्याशी बागिश पाठक बदायूं से निर्विरोध एमएलसी चुन लिए गए हैं। और हमारे देश में हुनरमंद लोगों की कोई कमी नहीं है। इसी का उदाहरण पेश किया है हमारे देश की बेटी ने, जिसने अपने बुलंद हौसलों के बलबूते एक नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि ऑटिज्म पीड़ित जिया राय ने पाक जल्द एक कार्यक्रम में जो है तैरकर पार करते हुए एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बता दें, स्विमिंग में उन्होंने अपना एक नया नाम हासिल किया है और कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनके पास मजबूत इरादे होते हैं। संकल्पों को पूरा करने के लिए चुनौतियों से लड़ने का हौसला जरूरी होता है। मुंबई की 13 वर्षीय जिया राय इन्हीं हौसलों की मिसाल बनकर लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ऑटिज्म से पीड़ित पैरा स्विमर मुंबई की 13 वर्षीय जिया राय ने 28.5 किलोमीटर तैरकर इतिहास रच दिया है। जिया महज 13 घंटों में श्रीलंका से तैरकर तमिलनाडु पहुंची और आपको बता दें कि जिया ने श्रीलंका के तलाईमनार से लेकर तमिलनाडु में धनुषकोडी में अरेचुमुलाई तक जाकर जलमर्द मध्य को तैरकर पार किया है और जिसे पूरा करने में उन्हें 13 घंटे का समय लगा। इस दौरान तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर सी शैलेंद्र बाबू ने भी एक स्मारिका भेंट करते हुए पैरा स्विमर जिया राय को सम्मानित किया है। इसके साथ ही उन्होंने पाक में आपको बता दें कि जलड़ मरुमध्य में इसकी तैराकी को लेकर सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक इसे बताया है। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर सी शैलेंद्र बाबू ने कहा कि यहाँ मिल्क शार्क नाम खतरनाक मछली का भी आवाज होता है। इसी तरह बहुत सारी जेलीफिश भी यहाँ पर मौजूद होती हैं और ऐसे में आपको बता दें कि रात में यहाँ पर तैरना आसान भी नहीं होता और भारत में युवाओं को तैराकी में उपलब्धि हासिल करने के लिए आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि जिया राय भारतीय नौसेना के ही एक अधिकारी की बेटी हैं। जिया को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, जो कि बच्चों के लिए भारत में सर्वोच्च पुरस्कार होता है।
और फतेहपुर में ही नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। और ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बाकरगंज चौकी के पास का है, जहां पर एक बेकरी के सामने एक दुर्घटना घट गई है। आपको बता दें, यहां पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार साजिद नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं मौत की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया है, साथ ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में सामने आया है कि मृतक बाइक सवार युवक जीटी रोड सराय का रहने वाला है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को एक खुला चैलेंज दे दिया है। दिल्ली के सीएम ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवाकर और जीत कर दिखाओ, और अगर जीत कर दिखा दो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल बोले कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और ये दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तो तुम क्या हिम्मत है तुम्हारे अंदर, और लानत है तुम्हारे ऊपर। केजरीवाल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है। उन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी और आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं। कल ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। बीजेपी एमसीडी के चुनाव टाल रही है और दिल्ली के तीनों निगम एक कर रही है। क्या इसी वजह से चुनाव टाल सकते हैं? आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव भी टाले जा सकते हैं? बता दें कि दिल्ली के सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज शहीदी दिवस है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी पर लटकाया गया था और तीनों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देश आजाद हुआ, एक संविधान बना, संविधान में जनता को पूरी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकार चुने और वो सरकार जनता के सपनों को पूरा करे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वही एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव टलवा रही है। और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल ने बीजेपी के दबाव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव को भर्ती करने से मना कर दिया। इससे पहले चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को कल देर शाम रांची से एयर एम्बुलेंस के जरिए नई दिल्ली लाया गया था। रात में एम्स के इमरजेंसी में दाखिल कराया गया उन्हें, और अब जाकर यह खबर आ रही है कि अस्पताल ने लालू यादव को वार्ड में न भेजकर आज सुबह 3:30 बजे ही डिस्चार्ज कर दिया। एम्स में सूत्रों ने यह कहना बताया है कि जांच में लालू यादव स्वस्थ पाए गए। बता दें कि इससे पहले रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिकल बोर्ड की बैठक में मंगलवार को ही लालू प्रसाद यादव को दिल्ली भेजने का फैसला लिया गया था। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा था कि लालू यादव की स्थिति खराब होती जा रही है और उनके हृदय और गुर्दे पर असर हुआ है, इसीलिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एम्स रेफर किया गया था। लेकिन रिम्स बोर्ड ने पाया कि लालू यादव का क्रिएटिनिन स्तर बढ़ता जा रहा है और वो नियंत्रित नहीं हो पा रहा। वहीं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा के 2 दिन बाद हुगली में तारकेश्वर में तृणमूल की महिला पार्षद को कार से रौंदने की कोशिश की गई। महिला पार्षद रूपा सरकार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इससे पहले नादिया में भी टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और यहां पर बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा के 2 दिन बाद ही नादिया में भी टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या की गई। इतना ही नहीं बल्कि हुगली के तारकेश्वर में तृणमूल की एक महिला पार्षद को भी कार से रौंदने की कोशिश की गई। महिला पार्षद रूपा सरकार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल में पिछले महीने नगर निकाय के चुनाव हुए थे। इसके बाद से ही लगातार राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले सोमवार को बीरभूम में रामपुराहट में टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई थी। टीएमसी पंचायत नेता भादु शेख पर भी बम फेंका गया था।
और आज से यूपी बोर्ड के यूपी एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, जहां परीक्षा में कई लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का फैसला होना है। तो वहीं सरकार के निर्देश के अनुसार नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार होने का दावा कर रहा है। हर कमरों में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट, साथ ही गेट में घुसने के पहले सख्ती के साथ परीक्षार्थियों की तलाशी ली जाएगी। इन सारी हकीकतों को जानने के लिए जब आर्या न्यूज की टीम फतेहपुर के विकासखंड खजूहा मंत्रालय में बने एक श्री पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज पहुंची। वहां के प्रधानाचार्य राजेश कुमार सरोज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सेंटर आया हुआ है, जहां पर हाई स्कूल पर 278 परीक्षार्थी हैं, जिनमें से केवल 5 बालिकाएं हैं और बाकी छात्र हैं। बाकी आपको बता दें कि दूसरी तरफ इंटरमीडिएट में 381 छात्रों में से 145 बालिकाएं ही हैं। साथ ही प्रधानाचार्य ने यह भी बताया कि आधा दर्जन विद्यालयों का सेंटर हमारे यहाँ आया हुआ है और इसी के साथ ही नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरीके से हमारा स्टाफ तैयार है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ बात वहां पर की गई। आज 24 मार्च है। 24 मार्च से उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का शुरुआत होने जा रहा है। बस अभी से आधे घंटे बाद परीक्षाओं की पूरी तरीके से जो है शुरुआत हो चुकी होगी और हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ जिस सेंटर पे खड़े हुए हैं उस विद्यालय का नाम है पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज। इस विद्यालय में लगभग आधा दर्जन विद्यालयों का सेंटर आया हुआ है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट हाई स्कूल में केवल 5 बालिकाएं हैं, बाकी 100-150 के लगभग जो है यहाँ बालिकाएं परीक्षा दे रही हैं। छात्रों की भी संख्या है और यहाँ के जब हमारी प्रधानाचार्य जी से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर परीक्षा को पूरी तरीके से नकल विहीन कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पूरी कर ली गई हैं। अब ये देखने की बात है कि इस नकल विहीन परीक्षा को कराने के लिए प्रिंसिपल साहब यहाँ के कितने अपने मानक में खरे उतरते हैं, अब ये देखने की बात है। कैमरामैन आलोक के साथ अमरदीप त्रिपाठी, आर्या न्यूज। तो ये मथुरा के सौंख में आपको बता दें कि एक पत्रकार भूपेंद्र चौधरी के परिजनों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इसमें पत्रकार के ताऊ के घर में घुसकर ही 3 अज्ञात गाड़ियों में बैठकर आए बदमाशों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पत्रकारों के ताऊ का नाम भीम सिंह बताया जा रहा है। कस्बा सौंख में मथुरा बस अड्डे पर उनका मकान बना हुआ है और मकान में दुकान बनाकर खल चुन्नी का व्यापार किया जाता है। लेकिन कल अचानक से दोपहर करीब 1 बजे वो अपनी दुकान पर बैठे थे कि तभी अचानक 2 गाड़ियां आई और उनके दरवाजे पर आकर रुकी। उनमें से 8 से 10 लोगों को लाठी डंडों से लैस होकर उतरते हुए देखा गया। तो वहीं भीम सिंह पर उन लोगों ने हमला कर दिया और हमले में भीम सिंह के सर पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित भीम सिंह ने बताया है कि बदमाश दुकान पर रखे गए 1,10,000 रुपए भी लूट कर ले गए। तो वहीं घटना की तहरीर पाकर परिजनों द्वारा ये तहरीर दी गई और पुलिस इसके बाद से ही बदमाशों की खोजबीन में जुट गई है। क्या नाम है? भीम सिंह। ये क्या घटना घटी है? ये घटना ये मैं गेट में बैठो और गेट में आके 5-7 लोग आए और उनने मुझे खींच लियो, मारपीट करियो, लग्गा लगा दियो और यहाँ तक खींच लाए सड़क तक। वो तो मैंने हल्ला मचाया, मैं चूंकि छुटवाएगी नहीं तो मैं गाड़ी में खींच के ले जा रहे। दुकानदार ने खोपड़ी फाड़ दी और मेरी बगल में 1,10,000 रुपये दे रही, बिल्डो उठा लेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि रायबरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अनियंत्रित होकर एक रोडवेज बस पुलिया से टकरा गई है। बड़ी खबर रायबरेली से इस वक्त की, आपको बता दें तेज रफ्तार का कहर रायबरेली से एक बार फिर से सामने आ रहा है, जिसमें अनियंत्रित होकर एक रोडवेज की बस पुलिया से टकरा गई है। और आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। सरौनी से रायबरेली जा रही थी रोडवेज की बस और बस में सवार लगभग 1 दर्जन यात्री थे और एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। यात्रियों को दूसरे बस में फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया। सरैनी कोतवाली क्षेत्र के लखनापुर गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। यहाँ पर एक बस अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आपको बता दें ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। यात्रियों ने दूसरी बस में यात्रियों को शिफ्ट किया गया है और आपको बता दें कि यह बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों को बचाने के चक्कर में बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और इसी वजह से यह दुर्घटना घटी। अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पुलिया से टकरा गई है।
और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि शेयर बाजारों से जुड़ी है। आपको बता दें कि शेयर बाजारों में गिरावट का दौर अभी भी जारी है और बुधवार को टूटकर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की शुरुआत गुरुवार को नरम रुख के साथ हुई। प्री ओपन सेशन में ही सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंक की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजारों की शुरुआत गुरुवार को नरम रही है और प्री ओपन सेशन से ही सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट का रुख अपनाया हुआ है। बुधवार को भी बाजार की शुरुआत पॉजिटिव नोट के साथ हुई थी, लेकिन कारोबार समाप्ति तक निवेशकों के मुनाफासूली को लेकर है बाजार टूटकर बंद हुए और गुरुवार की बीएसई सेंसेक्स करीब 400 अंक टूटकर खुला। इसकी शुरुआत 57,190.05 अंक से हुई। सुबह 9:17 पर इसमें से 354.88 अंक की गिरावट देखी गई है। इसमें 57,329.94 अंक पर कारोबार हो रहा है और इसी तरह से एनएसई निफ्टी की शुरुआत भी कमजोर रही। सुबह 9:19 पर यह 98.25 अंक टूटकर 17,147.40 अंक पर कारोबार करता नजर आया, जबकि इसकी शुरुआत 17,094.95 अंक पर हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि बुधवार को जब बाजार बंद हुआ था तब बीएसई सेंसेक्स 304.48 अंक यानी 0.53% के नुकसान के साथ 57,684.82 अंक पर आ गया था। इसी तरह से एनएसई निफ्टी भी 69.85 अंक यानी 0.40% गिरकर 17,245.65 अंक पर बंद हुआ था। और आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जिले में कुल 103 सेंटर बनाए गए, जिसमें से 64,440 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसमें से प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा होगी, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11:30 बजे तक चलेगी, जबकि द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी, जो कि दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम के 5:30 बजे तक चलेगी। साथ ही आपको बता दें कि हाई स्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या 35,292 बताई गई है, तो वहीं इंटरमीडिएट में परीक्षार्थियों की संख्या 29,148 है। साथ ही सरकार की मंशा के अनुरूप नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तैयारी होने का दावा कर रहा है और हर कमरों में 2-2 सीसीटीवी और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ ही गेट में घुसने से पहले सख्ती के साथ परीक्षार्थियों की तलाशी लेने की भी बात कही जा रही है। और इन तमाम हालातों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे हैं स्कूल की तैयारियों का जायजा लेने। आप भी देखिए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से चालू हो चुकी हैं। आपको बता दें रायबरेली जनपद में कम से कम जो है वो 64,440 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल में 35,292 बच्चे हैं। हम इस समय रायबरेली शहर के बीच राजा श्री राम पाल सिंह वैदिक इंटर कॉलेज में खड़े हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। यहाँ पर जो है ये गेट खुल चुका है और बच्चे जो है वो प्रथम पाली की जो हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए गेट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर नकल विहीन परीक्षा को रोकने के लिए पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई है, ताकि नकल माफियाओं पर लगाम भी लगाई जा सके। उसके बाद इंटरमीडिएट की द्वितीय पाली की परीक्षा होगी, जिसमें कि रायबरेली जनपद के 29,198 बच्चे परीक्षा लेंगे, यानी रायबरेली जनपद में कुल 64,440 बच्चे कुल परीक्षार्थी हैं। कैमरामैन करण के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली।